हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और जो भी नए स्टूडेंट्स चैनल पे आते हैं बेटा, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो इससे पिछला जो वीडियो था वो मैंने चैप्टर 2 है हमारा, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों के संकलन के ऊपर बनाया था। तो उस चैप्टर में हमने समझा कि आंकड़ों का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, आंकड़ों के संकलन की विधियाँ। तो सोर्स हमने समझा कि प्राथमिक और द्वितीय स्रोत, और उससे जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। इतना तो हमने समझ लिया था। इसके बाद में हमने समझा था कि आंकड़ों को संकलित करने की विधियाँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो विधि थी वो प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियाँ थी। तो इसमें 4 विधियाँ हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी बेटा आपको। और जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसको मैंने डिटेल से समझा दिया था। जो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी उसके अंदर जो आगे की जो ये विधियां हैं, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की जो विधियां हमारे सामने हैं, एक मैंने पहले करवा दी है पिछली वीडियो में, ये 3 हमारे सामने हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि ये तीनों जो आज की वीडियो में कवर हो जाएं, अगर वीडियो लेंथी नहीं जाती है। तो शुरू करते हैं हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान को। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में क्या होता है, जब हम आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, कैसे आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का, प्राथमिक डाटा का कलेक्शन करते हैं, तो हमारे पास जो द्वितीय विधि है वो कौन सी है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। जो पहली विधि थी, जो प्रत्यक्ष वाली विधि थी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, तो आज हमारी है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या के अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यक्ति कौन हुआ कि वो व्यक्ति जिनके साथ, एक तो वो व्यक्ति हैं जो उस समस्या से रूबरू हुए हैं या उस समस्या से निकल के गए या इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो कौन हुए, वो प्रत्यक्ष हो गए। और जो उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या विटनेस हैं, साक्षी हैं उस समस्या के, तो वो कैसे लोग हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है। यदि उन लोगों से जो प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि उस समस्या के साक्षी हैं, तो उससे संबंधित जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वो कैसे हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहलाएगी हमारी, क्योंकि हमने उस समस्या से संबंधित लोगों से प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ नहीं की, बल्कि उन लोगों से पूछताछ करी है जो उस समस्या के साक्षी थे। तो इस विधि में समस्या के प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते। उदाहरण, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि उदाहरण के लिए इस विधि में मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में स्वयं मजदूरों से एकत्रित न करके मिल मालिकों या श्रम संघों से मौखिक पूछताछ द्वारा प्राप्त की जाएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी है, किससे संबंधित, मजदूरों से। तो मजदूर की कोई समस्या है या उनकी आर्थिक स्थिति है, तो उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना है। यदि हम डायरेक्ट उनसे ही जाके पता करते हैं तो वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और अगर हम उससे उनकी जो समस्या, आर्थिक स्थिति है, उन मज़दूरों से ना पूछकर मिल के मालिकों से पूछते हैं या किसी श्रम संघ से पूछते हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं, तो वो कैसी होगी, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो उम्मीद करती हूँ कि ये विधि है, ये क्लियर होगी। अब ये जो विधि है, तो बच्चों हम ये समझते हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये विधि कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे उपयुक्त है, या कहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस विधि में ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसमें अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो। तो जब बड़ा क्षेत्र है, बड़े एरिया में अनुसंधान करना है, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से एक एक व्यक्ति से मिलना संभव नहीं है, तो वहाँ पे ये जो हमारी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, ये क्या
उपयुक्त रहती है ये वाली विधि। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो। तो जब हम प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों से संपर्क नहीं कर पाते तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष सूचना देने वाला अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हो। समस्या से वो जूझ रहा है या उस समस्या से, उस स्थिति से वो रूबरू है, लेकिन वो उसकी सूचना वो नहीं दे सकता, उसके बारे में वो अच्छे से नहीं बता सकता। तो इस वजह से हम सूचना किसी जो साक्षी है, विटनेस है उस समस्या के, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंकड़े जटिल किस्म के हों एवं उनके लिए विशेषज्ञों की राय की ज़रूरत हो। तो ये विधि वहाँ पे उपयुक्त होती है जहाँ पे बिना विशेषज्ञ की राय के हम आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, मतलब किस जगह पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी समितियों या आयोगों द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि का? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का। तो बेटा अब ये विधि हमने समझी, जो सेकंड जो विधि है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की। तो इसके कुछ गुण दोष भी हैं हमारे सामने। तो क्या क्या गुण दोष हैं? तो गुण क्या है कि विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी है, कम खर्चीली है, विशेषज्ञों की सहमति के द्वारा हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, निष्पक्षता रहती है, सरलता। लेकिन कुछ इसमें दोष भी हैं। कौन कौन से? शुद्धता की कमी। तो आंकड़े किसी अप्रत्यक्ष व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए गए हैं तो शुद्धता की कमी, पक्षपात की संभावना भी रहती है, कुछ गलत परिणाम भी हमारे सामने निकल के आते हैं। तो ये सब क्या है, कई बार गलत परिणाम क्यों निकल के आते हैं कि जिससे संबंधित हमें कोई आंकड़े एकत्रित करने हैं, यदि वो कुछ लापरवाही कर जाता है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस स्थिति में वो क्या पक्षपात की संभावना या बनी रहती है और उससे क्या गलत परिणाम निकल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो थर्ड विधि है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की, तो वो कौन सी है? स्थानीय स्रोतों एवं संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स। तो जो संवाददाता वगैरह हैं या लोकल जो सोर्स है, उससे जब हम सूचना प्राप्त करते हैं, ये हमारी तीसरी विधि है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर देता है। वे अपने अपने तरीके से सूचना एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। तो बेटा मैं पहले एक एग्जांपल दूंगी आपको कि जैसे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो जो न्यूज़ रूम होता है वहाँ से जो रिपोर्टर है, जो न्यूज़ जो डिलीवर करते हैं, वो रिपोर्टर से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और एक स्थानीय जो भी समस्या है, जहाँ पे कोई समस्या आई है, तो उससे संबंधित वो सूचना देता है। तो जो ये विधि है, ये अधिकतर किसमें संवाददाता वगैरह इसका प्रयोग करते हैं कि वहाँ पे नियुक्त कर दिए जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संवाददाता को नियुक्त किया जाता है और वो अपने एरिया से संबंधित जो भी सूचना है वो आगे भेज देता है। तो ये जो हमारी विधि है, तो ये कहाँ कहाँ पे उपयुक्त होती है? आंकड़ों के निरंतर संकलन की आवश्यकता हो। मतलब एक तो ऐसा होता है कि एक बार आंकड़े एकत्रित कर लिए, चलो उनसे काम चल जाएगा, लेकिन हमें बार बार जब आंकड़े वहाँ से इकट्ठे करने हों तो वहाँ पे ये विधि उपयुक्त रहती है। आंकड़े एकत्रित करने का क्षेत्र व्यापक हो, बड़ा हो। जब एक अकेला व्यक्ति उस क्षेत्र के लिए बहुत कम पड़ जाता है, तो वहाँ पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिका और रेडियो टेलीविज़न द्वारा किया जाता है। तो ये विधि यहाँ पे क्या रहती है, उपयुक्त रहती है रेडियो टेलीविज़न आदि में, क्योंकि यहाँ पे संवाददाता क्या कर दिए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में नियुक्त कर दिए जाते हैं। सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो। जो सूचनाएं तो प्राप्त करनी है, लेकिन उनकी शुद्धता का जो रेट है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो वहाँ पे इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये विधि हमने पढ़ी है, समझी है, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्त
प्राप्ति, ये जो हमारी तीसरी विधि थी। तो इसके बेटा कुछ गुण और दोष हैं। तो क्या क्या गुण दोष है? गुण क्या है? मितव्यता, मतलब ये कम खर्चीली है। विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। निरंतरता, लगातार हमें जब आंकड़े इकट्ठे करने हों तब ये विधि उपयुक्त है। विशेष परिस्थितियों में उपयोगी, जब कोई विशेष परिस्थितियां जो हमारे सामने निकल के आती हैं, जैसे कृषि वगैरह में कम उत्पादकता है, तो इन सब से संबंधित जब हमें आंकड़े एकत्रित करने हैं तो क्या करते हैं? ये विधि हम प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ अवगुण भी हैं। फर्स्ट क्या है? मौलिकता की कमी, जो आंकड़े हमें इतने ओरिजिनल प्राप्त नहीं होते इस विधि के द्वारा। एक रूपता का अभाव, जो आंकड़े एकत्रित करे जाते हैं तो वो अलग अलग संवाददाताओं द्वारा दिए जाते हैं, तो उनमें कुछ एक रूपता की कमी होती है। नेक्स्ट क्या है? हमारे व्यक्तिगत पक्षपात, तो जो भी आंकड़े एकत्रित करता है वो उसके बायस्ड होने की संभावना बनी रहती है। शुद्धता की कमी, थोड़े आंकड़ों की जो एक्यूरेसी है, वो शुद्धता होती है, वो उनका लेवल कम होता है। नेक्स्ट है संकलन में देरी, तो यहाँ पे जब आंकड़े कलेक्शन होता है तो थोड़ा समय लग जाता है। तो ये थी हमारी थर्ड विधि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की। अब हम नेक्स्ट विधि को समझेंगे। जो नेक्स्ट हमारी फोर्थ और लास्ट विधि है वो कौन सी है? प्रश्नावली एवं अनुसूची के माध्यम से सूचना का संग्रह। तो ये प्रश्नावली और अनुसूची, एक प्रश्नावली बना ली जाती है, एक अनुसूची बना ली जाती है, और उसके द्वारा, उसके माध्यम से जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, आगे समझते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते एक प्रश्नावली तैयार करता है। तो जैसे हम कोई समस्या है उसके लिए सबसे पहले एक प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं। प्रश्नावली में क्या होता है? हमारे प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्नावली के आधार पर दो प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। तो किस तरीके की? डाक प्रश्नावली विधि, दूसरी गणक विधि या अनुसूची। तो हमारे पास ये जो दो विधियां हैं, तो इसमें इनके माध्यम से हम प्रश्नावली अनुसूचियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? आंकड़ों का संकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास विधि है वो क्या है? डाक प्रश्नावली विधि। जैसा कि नाम से ही क्लियर है बेटा कि हमने एक प्रश्नावली तैयार की। प्रश्नावली का मतलब जो भी कोई समस्या है तो उससे संबंधित जब हमें सूचना प्राप्त करनी है तो हम कुछ प्रश्न बना लेते हैं, 10-15 जितने भी हमें ज़रूरत के हिसाब से। उस प्रश्नावली को हम कुछ विधियों के द्वारा क्या करते हैं? हम उसको फिल करवाने की कोशिश करते हैं, भरवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास विधि निकल के आई वो डाक विधि। तो डाक विधि में क्या किया जाता है? तो एक प्रश्नावली तो हमने तैयार कर ली, तो डाक विधि के द्वारा हम क्या करेंगे? इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है। डाक तो आप समझते होंगे बेटा, बाई पोस्ट। तो डाक के द्वारा, मेल के द्वारा हम क्या करते हैं? जो हमने जो प्रश्नावली तैयार की है किसी संबंधित समस्या के लिए, तो वो प्रश्नावली हम किसके पास भेज देते हैं? उस सूचना देने वाले व्यक्ति के पास क्या कर देते हैं? हम वो डाक द्वारा वो प्रश्नावली भेज देते हैं। प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं। अब हमने वो प्रश्न लिख के तो भेज दिए, लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है सूचना देने के लिए, तो हम उसको इस तथ्य से रूबरू करवाते हैं कि हमने जो ये प्रश्नावली तैयार की है हमारा उस क्या उद्देश्य है। तो हम एक पत्र भेज देते हैं और हम जो जांच जो करना चाहते हैं हमारे उद्देश्य को हम क्या करते हैं? स्पष्ट कर देते हैं उसके अंदर, और उसको साथ ही साथ ये विश्वास भी दिला देते हैं कि जो भी हम सूचनाएं आपके थ्रू हम प्राप्त करेंगे तो वो सूचनाएं हम कैसे रखेंगे? गोपनीय रखेंगे, गुप्त रखेंगे। बेटा समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो इससे आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये विधि है कौन सी विधि? जो प्रश्नावली विधि है और डाक प्रश्नावली विधि। हमने एक प्रश्नावली तैयार की किसी समस्या से संबंधित, वो डाक के द्वारा भेज दी, लेकिन ये विधि सूटेबल कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले कहाँ ये उपयुक्त है कि अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो। जिस
भी समस्या से संबंधित अनुसंधान करना चाहता है, तो यदि उसका क्षेत्र एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ही वाइड है, तो ये जो हमारी विधि है डार्क प्रश्नावली विधि, ये सूटेबल रहेगी। नेक्स्ट, सूचना देने वाले व्यक्ति शिक्षित हो। हमने प्रश्नावली तो तैयार कर दी बेटा, लेकिन जब हम वहाँ पे भेजते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वो व्यक्ति शिक्षित है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही उस जो हमने प्रश्नावली तैयार की है उसको क्या कर सकता है, फिल करके भेज सकता है। तो आगे इसकी बेटा कुछ गुण और दोष ज़रूर हैं। तो गुण क्या है, मितव्ययता की मतलब ये जो हमने जो विधि है हमारी जो डार्क प्रश्नावली विधि, ये कम खर्चीली रहेगी, मौलिक। इसमें जो हमने जो प्रश्नावली भेजी है वो डायरेक्ट उसी व्यक्ति के पास भेजी है जिससे हम क्या करना चाहते हैं, सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर जो ये जो हमारे पास जो भी ये सूचनाएं एकत्रित होंगी, हमें प्राप्त होंगी, वो ज़्यादा मौलिक होंगी। थर्ड है विस्तृत क्षेत्र, हम बड़े एरिया को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अवगुण, उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लो कि हमने प्रश्नावली तो भेज दी डाक के द्वारा, लेकिन आगे जो जिसको उत्तर देना है, जिससे संबंधित समस्या का हम जो आंकड़े एकत्रित करने जा रहे हैं, मान लो कि उस व्यक्ति वो इंटरेस्टेड नहीं है, उत्तर देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि वो उसको फिल करे, भेजे ना भेजे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर टाइम बहुत अधिक लगा दे। फिर क्या है कि लोचशीलता का अभाव। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न हमने बना के भेजा है, हो सकता है कि वो क्लियर उसको समझ में ना आए। अगर प्रत्यक्ष रूप से हम वहाँ पे उपलब्ध हैं तो उसकी जानकारी हम कुछ बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। सीमित उपयोग, जो हमारे पास जो प्रश्नावली है, जो प्रश्नावली हम डाक के द्वारा भेजते हैं, तो उसका क्या उपयोग है, सीमित उपयोग है। कैसे सीमित उपयोग है, क्योंकि जो आंकड़े हैं हम केवल शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सीमित उपयोग, ये तो हो गया। नेक्स्ट पक्षपात। तो पक्षपात ये है कि भाई ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो आंकड़े प्रदान करता है वो सत्य हैं, थोड़ा बहुत उनमें कम ज़्यादा कुछ है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाइस्ड है कि नहीं है। शुद्धता की कमी, एक्यूरेसी की भी कमी होने की संभावना यहाँ पे बनी रहती है। तो बेटा ये जो आज का हमारा वीडियो है ये मैं अब यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम जो गणक विधि है या अनुसूची है उसको समझेंगे। जो आंकड़ों के प्राथमिक आंकड़ों को जो प्राप्त करने की जो फोर्थ जो विधि थी, जिसमें हम डार्क प्रश्नावली विधि को तो हमने समझ लिया है, जो नेक्स्ट जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इसके साथ साथ ही हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम जो सेकेंडरी डाटा हैं उनको भी समझेंगे। थैंक यू बेटा।